वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 95 आई वुड लव टू टेस्ट यू। अब तक आर्या खुद में ही पूरी तरह मगन थी और गाना गुनगुनाते हुए अपना बाल सुखा रही थी। अब आगे विवान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, व्हाट आर यू डूइंग वाइफी। आर्या ने चौंक कर अपनी आंखें खोली तो मिरर में उसे विवान की अक्ष दिखी, जो आंखें बंद किए हुए उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रहा था। आज पहली बार विवान ने आर्या को वाइफी कहा था। आर्या जितना इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही अजीब महसूस हो रहा था। अपने पेट में अजीब सी गुदगुदी और दिल में सुकून भरी गर्माहट महसूस कर आर्या ब्लश करने लगी। उसके गोरे नाक और गाल बुरी तरह गुलाबी पड़ने लगे थे। आर्या ने जबरदस्ती खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, बाल सुखा रही हूँ और क्या। पर देर रात को किसी मर्द के कमरे में ऐसे कौन बाल सूखता है? क्या तुम्हें इसका मतलब समझ आ रहा है? किसी मर्द से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपने कमरे में बाल सुखा रही हूँ और जिस मर्द की तुम बात कर रहे हो वह मेरा हस्बैंड है। मुझे इसके मतलब के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? यह तो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल। विवान के कहे शब्दों को दोहराया, फिर वह आंख खोलकर मिरर में आर्या को देखने लगा, जो खुद को काम और नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर असल में विवान के करीबी ने उसकी हॉट बीट को बुरी तरह बढ़ा दी। लाख कोशिश करने के बावजूद आर्या खुद को विवान की मजबूत बाहों में सिमटने से नहीं रोक पा रही थी। हालांकि पहले भी ऐसे कई मौके आए थे जब विवान ने उसे यूं बाहों में भरा था, मगर आज जैसी कंडीशन में वो दोनों कभी इतने करीब नहीं आए थे। आज उन दोनों के बीच सिर्फ एक पतली टॉवल का फासला था, एक हल्की चूक, और अगर टॉवल आर्या को बॉडी से हटा तो उन दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहने वाला था। विवान ने आर्या की गर्दन पर नाक रगड़ते हुए पूछा, क्या सच में यह नॉर्मल है? विवान का सवाल सुनकर आर्या ने धीरे से अपना स्लाइवा गटका। विवान की आवाज बेहद ही गहरी और मेस्मराइजिंग थी, जिसकी वजह से आर्या को अपनी बॉडी में गूसेबम्स फील होने लगे थे। आर्या ने धीरे से कहा, बिल्कुल, अब अगर मैं शादी के बाद भी अपने हस्बैंड के बेडरूम में ऐसे नहीं रह सकती तो हमारी शादी का क्या मतलब रह जाएगा? आर्या की बात सुनकर पिछले कई घंटों से परेशान विवान के होठों पर स्माइल आ गई। वैसे तो आर्या और विवान का एज गैप काफी बड़ा था। आर्या विवान से पूरे 6 साल छोटी थी, मगर कभी कभी आर्या ऐसी बातें करती थी जो विवान को भी अपनी मैच्योरिटी पर मार्क पर क्वेश्चन लगाने पर मजबूर कर देती थी। विवान ने प्यार से आर्या की नेक पर किस करते हुए कहा, माय लिटिल वाइफी, क्या तुम्हें नहीं लगता इस शादी की सारी ड्यूटीज निभाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो? अगर तुम्हारी इसी कैफरी नेचर ने मुझे प्रोवोक कर दिया तो तुम क्या करोगी? कैसे टॉलरेट करोगी मुझे? आफ्टर ऑल मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, मेरे सेल्फ कंट्रोल की भी एक लिमिट है। विवान की किसेस ने आर्या की बॉडी हिट बढ़ा दी। उसे अपना शरीर बुरी तरह अकड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वैसे भी वो एक टीनेजर थी। उम्र के ऐसे पड़ाव में जहां अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना चींटी मसलने से भी ज्यादा आसान था, यहां तो विवान ने उसके स्वीट पॉइंट्स पर किस कर रहा था, उसकी कमर को सहला रहा था। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उतनी भी छोटी नहीं हूं जितनी तुम मुझे समझते हो। आई एम 18, ओके, आई कैन फुलफिल ऑल माई ड्यूटीज। रियली? ऑफ कोर्स, डू यू वांट टू टेस्ट मी? Yeah, I would love to taste you. विवान के मुंह से निकला टेस्ट वर्ड सुनते ही आर्या ने हैरत से कहा, एक मिनट, मुझे मेरे और तुम्हारे टेस्ट वर्ड में इतना डिफरेंस क्यों लग रहा है? जवाब में विवान ने एकदम से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे टेस्ट वर्ड में सच में डिफरेंस है, माय लिटिल वाइफी। नाउ लेट मी टेस्ट यू। मतलब तुम खुद थोड़ी देर में समझ जाओगी, विवान ने कहा, और फिर उसने आर्या को बेड पर लिटा दिया। आर्या कुछ समझ या सोच पाती उससे पहले ही उसकी टॉवल फर्श पर गिर चुकी थी। आर्या ने खुद को अपने छोटे छोटे हाथों से कवर करते हुए विवान की तरफ देखा, जो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बड़ी गहराई से उसके शरीर के हर एक हिस्से को देख रहा था। आर्या ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा, तुम क्या करने वाले हो? विवान ने जवाब में अपना शर्ट निकालकर फर्श पर फेंकते हुए कहा, वही जो तुम सोच रही हो। विवान का जवाब सुनकर आर्या का लाल चेहरा ऐसा हो गया मानो उससे अभी के अभी खून निकलने लगेगा। विवान के हैंडसम चेहरे से होते हुए आर्या की नजर उसके मस्कुलर बॉडी और वी शेप्ड 8 पैक एब्स पर गई, जो किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल बना सकती थी।
आर्या ने अपनी राल निगलते हुए विवान की पत्थर जैसी बॉडी को हर तरफ से देखा। थोड़ी देर पहले कहने को तो उसने कह दिया था, मगर विवान की मस्कुलर बॉडी देखने के बाद आर्या के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। उसे घबराहट होने लगी थी। किस बात की पता नहीं, पर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। आर्या ने खुद को कवर करने के धीरे से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, तुमने कहा था मैं अभी छोटी हूँ। आर्या की बात सुनकर विवान ने उसके हाथों से ब्लैंकेट छीनते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, मगर तुमने खुद कहा तुम उतनी भी छोटी नहीं हो जितना मैं समझता हूँ, और तुम्हारी बॉडी भी कुछ और ही कह रही है। विवान की आखिर बात सुनते ही आर्या को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होने लगा। उसे अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। हमेशा कोल्ड स्टोन की तरह रहने वाला इमोशनलेस विवान उसके साथ कभी इतनी बेशर्मी से भी बात करेगा, आर्या ने ये कभी नहीं सोचा था। विवान ने आर्या के ऊपर आते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं वहां तक ही जाऊंगा जहां तक तुम मुझे टॉलरेट कर पाओगी। उससे आगे आई प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगा और ना ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम हट हो। आर्या ने विवान की बातें सुनी, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। विवान ने आर्या के चेहरे पर बिखरे बालों को साइड किया और फिर झुककर आर्या की क्लीवेज पर किस करने लगा। आर्या के दोनों हाथ खुद ब खुद विवान की पीठ पर जाकर कस गए और उसने अपनी आंखें मिच ली। विवान के कठोर एब्स लगातार आर्या की नाजुक बॉडी से थरस्ट हो रहे थे। हर बीतते पल के साथ रूम की खामोशी भी घटती जा रही थी और वहां चारों तरफ आर्या के सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी, जो किसी भी इंसान को उत्तेजित कर सकती थी। कमरे का माहौल बेहद ही गर्म हो चुका था। विवान आर्या के क्लीवेज से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर उसने आर्या के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। उनकी नॉर्मल किस कब पैशनेटल फ्रेंच किस में बदल गई, उन दोनों को पता भी नहीं चला। आर्या के कोमल हाथ भी अब हरकत में आ चुके थे, जिसका शायद आर्या को खुद कोई अंदाजा नहीं था। वो बख्याली में कभी विवान के एब्स को सहलाती तो कभी विवान के बालों को। एक लंबी पैशनेट किस के बाद विवान ने आर्या के होठों को आजाद किया। आर्या की सांसें ऑलमोस्ट उखड़ चुकी थी, इसीलिए वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने बेकाबू हुए सांसों को काबू करने लगी। विवान बगैर रुके दोबारा उसकी नेक और क्लीवेज पर किस करने लगा, जो आर्या को और ज्यादा एक्साइट कर रही थी। विवान के होठ जैसे ही आर्या को अपने सीने पर महसूस हुआ, वैसे ही उसने विवान के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और अपनी आंखें और जोर से मिच ली। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभरने लगी थी। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विवान आई कांट टॉलरेट दिस। आर्या की मेस्मराइजिंग आवाज सुनते ही विवान रुक गया। उसने अपना सिर उठाकर आर्या की तरफ देखा, जो हौंफते हुए उसे ही देख रही थी। विवान के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, पसीने की बूंदें भी उसके माथे पर उभरी हुई थी, जो उसे आम दिनों से ज्यादा टेम्पटिंग और हॉट बना रही थी। विवान ने आर्या के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, इनफ फॉर टुनाइट। अपनी बात कहने के बाद विवान आर्या के ऊपर से हटकर उसके बगल में पीठ के बल लेट गया, मगर शायद आर्या को विवान का ऐसा करना पसंद नहीं आया था। आर्या की नजरों में नाराजगी भांप विवान ने उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम अब भी बहुत छोटी हो, सो जाओ, हम फिर कभी आगे कंटिन्यू करेंगे। विवान की बात सुनकर आर्या ने उससे लिपटते हुए कहा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आर्या की बॉडी पर अब भी कोई कपड़ा नहीं था। उसके यूं अचानक करीब आते ही विवान, जो मुश्किल से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसका सब्र जवाब देने लगा। विवान ने आर्या को ब्लैंकेट उठाते हुए कहा, आंख बंद करके सो जाओ, सब सही हो जाएगा। पर मुझे नींद नहीं आ रही है, कोशिश तो करो। पहले मैं कर चुकी हूं, पर फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, आर्या ने कहा और ब्लैंकेट हटाकर वो दोबारा विवान के करीब चली आई। विवान ने अपनी पैंट पहन रखी थी, मगर आर्या जिस कंडीशन में थी, उसके साथ उसका यूं बार बार उसके करीब आना विवान के बॉटम लाइन को ट्रिगर कर रही थी। विवान ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेकर कहा, आर्या, जो तुम चाहती हो उसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा। विवान की बात सुनकर अचानक आर्या की आंखें सिकुड़ गई। उसकी जो हाथ विवान के एब्स पर चल रही थी, वो एकदम से विवान के गर्दन पर चले गए। आर्या ने विवान को घूरते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे दर्द होगा? क्या तुमने किसी और के साथ भी ये किया है? बताओ, क्या तुमने मुझे चीट किया है? आर्या की बात सुनकर विवान आंखें खोलकर उसे देखने लगा। आर्या जानलेवा नजरों से उसे ही घूर रही थी।
विवान ने एकदम से पलटकर आर्या को अपने नीचे दबाते हुए कहा, डोंट यू डर टू से दिस अगेन। मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया है। मैं तुम्हारे कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब इंटरनेट पर पढ़ा था और वहीं से मुझे पता चला कि फर्स्ट इंटरकॉर्स इज पेनफुल फॉर गर्ल्स। विवान की बात सुनकर आर्या अपनी पलकें झपकाते हुए उसके आंखों में गौर से देखने लगी, जहां गुस्सा के साथ साथ उसे सच्चाई भी नजर आ रही थी। वैसे तो आर्या को विवान पर पूरा भरोसा था, मगर विवान के मुंह से यह बात सुनकर उसे अलग ही तरह का सुकून मिला था। आर्या ने अपना सर हल्का सा उठाया और फिर उसने विवान के होठों पर अपना होठ रख दिया। विवान के हाथों की पकड़ आर्या के कलाई पर कस गई। यह पहली बार था जब आर्या खुद से आगे बढ़कर विवान को किस कर रही थी। विवान का रहा सहा सब्र भी अब खत्म हो चुका था। उसने आर्या के किस का रिस्पॉन्स देते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनकी बॉडी आपस में पूरी तरह उलझ चुकी थी। विवान ने आर्या को पैशनेटली किस करते हुए कहा, लोगों को अपने किए की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। तुमने इसकी शुरुआत की है, अब तुम्हें ही इसका दर्द भी सहना होगा। मैं अब खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आर्या ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके हार्मोन्स उस पर भारी पड़ चुके थे। उसके हाथ भी अनायास ही विवान की बेल्ट पर हरकत करने लगी थी, मानो वो अभी उसे निकाल फेंकना चाहती हो। विवान ने खुद की आर्या की चाहत पूरी करते हुए अपना बेल्ट और पैंट निकाल फेंका। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 96 आई वॉन्ट यू हस्बैंड। अब तक विवान ने आर्या को पैशनेटली किस करते हुए कहा, लोगों को अपने किए की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। तुमने इसकी शुरुआत की है, अब तुम्हें ही इसका दर्द भी सहना होगा। मैं अब खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अब आगे। आर्या ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके हार्मोन्स उस पर भारी पड़ चुके थे। उसके हाथ भी अनायास ही विवान की बेल्ट पर हरकत करने लगी थी, मानो वो अभी उसे निकाल फेंकना चाहती हो। विवान ने खुद ही आर्या की चाहत पूरी करते हुए अपना बेल्ट और पैंट निकाल फेंका। अब उन दोनों के बीच का सारा पर्दा खत्म हो चुका था। विवान ने आर्या की दोनों कलाई पकड़ बिस्तर पर दबाया और फिर उसने झुककर उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। विवान के शरीर का हर एक हिस्सा आर्या साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसका कोमल शरीर विवान के कठोर शरीर के नीचे दबा हुआ था, जो उसके तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। कुछ मिनट बाद अचानक आर्या ने अपनी आंखें जोर से मिच ली। उसकी पलकें गीली हो चुकी और बॉडी में तेज कंपन शुरू हो चुकी थी, जो कि उसके वर्जिनिटी खोने का प्रमाण था। इंटरकोर्स के लंबे समय बाद तक विवान प्यार से आर्या के होठों को चूमता रहा, ताकि उसका दर्द कम हो जाए, मगर असलियत वो नहीं बदल सकता था। आर्या वाकई इन चीजों के लिए काफी ज्यादा छोटी थी। अबे उसने अपनी 18 में कदम ही रखा था। वो कैसे इन चीजों को तुरंत टॉलरेट कर लेती। ऊपर से विवान की फिजिक भी किसी पहाड़ जैसी थी उसके लिए। आर्या एकदम से छटपटाते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। दर्द की वजह से उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों से निकलते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विवान ने उसके होठों को आजाद करते हुए गहरी सांस लेकर आर्या की तरफ देखा, जो अब ऑलमोस्ट चीखने लगी थी। विवान के माथे पर अचानक शिकन की लकीरें उभर आई। उसने आर्या की तरफ से ऐसे किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। हाँ, उसने इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ा था, मगर इस चीज का उसे खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यह एहसास जितना आर्या के लिए नया था, उतना ही विवान के लिए भी था। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज उन दोनों ने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। आर्या को इससे इतना ज्यादा दर्द होगा, यह विवान ने सोच से पढ़े था। विवान ने आर्या का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए प्यार से कहा, बेबी डोंट क्राई, ओके? मैं इससे आगे कुछ नहीं करूंगा, ओके? ऐसे रो मत प्लीज। अच्छा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा। तुम बस रोना बंद कर दो प्लीज। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू पसंद नहीं है। विवान का हर एक शब्द आर्या के कानों में किसी पेन किलर मेडिसिन की तरह जा रहा था। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से विवान की तरफ देखा, जो चिंतित भाव के साथ उसे ही देख रहा था। आर्या ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए विवान को कसके हक कर लिया, जो उसके ऊपर से हटने को कोशिश कर रहा था। विवान एकदम से फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतनी दर्द में भी आर्या उसे खुद से दूर करने के बजाय उसके करीब क्यों आ रही है।
आर्या ने विवान के कान में फुसफुसा कर कहा, आई वॉन्ट यू हस्बैंड, नो मैटर हाउ मच पेन आई हैव टू एंड्योर। आई जस्ट वॉन्ट यू। इसीलिए मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। ऐसा सबके साथ होता है, इट्स टोटली नेचुरल। आर्या की बात सुनकर विवान ने राहत की सांस लेते हुए उसे गौर से देखा। अब आर्या के चेहरे की रंगत वापस आने लगी थी। उसका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा था। विवान ने आर्या के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए पूछा, आर यू श्योर दैट यू आर रेडी फॉर दिस? आर्या ने जवाब में कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपनी बॉडी को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, ओके। मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है। आर्या की बात पर विवान ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके होठ दोबारा आर्या के होठों को कैप्चर कर चुके थे और आर्या ने अपने दोनों पैरों को उसकी कमर में रैप कर लिया था। फार्म हाउस। अगली सुबह रेयांश लिविंग एरिया में बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा था। कल रात ही अनुष्का को एंटीडोट दे दिया गया था, मगर अब तक उसे होश नहीं आया था। हालांकि उसकी कंडीशन में काफी सुधार आया था। अब वो बेहोश नहीं थी, वो बस सो रही थी। रेयांश के सामने वाले काउच पर एक 20 साल का घुंघराले बालों वाला लड़का बैठा हुआ था, जो दिखने में काफी हैंडसम था। उसने सफेद हाई नेक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, जो उसे किसी चॉकलेट बॉय जैसा लुक दे रहा था। रेयांश ने कप टी टेबल पर रखते हुए लड़के की तरफ देखा, जो पिछले आधे घंटे से उसे ही टकटकी लगाए हुए देख रहा था। रेयांश ने बिना इमोशन के पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जवाब में लड़के ने सर हिलाते कहा, एब्सोल्युटली योर मैजेस्टी। क्या हम जान सकते हैं हर बार आपकी बीवी ही क्यों? क्या आप उनका ठीक से ख्याल नहीं रखते हो? बार बार कोई आकर उस लड़की को कैसे हट कर देता है जो आपकी बीवी बनने वाली है? हमें तो समझ नहीं आता, आप ज्यादा दिलदार और दयावान बन गए हो या फिर कमजोर। रेयांश ने उस लड़के की बात सुनी, मगर उसने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। आखिर वह लड़का सच ही तो कह रहा था। अतीत की बात अलग थी, मगर उसके होते हुए भी कोई कल अनुष्का को इतनी बुरी तरह से हट कर गया था। रेयांश ने पूछा, वो कब तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी? वो से रेयांश का इशारा अनुष्का की तरफ था। लड़के ने गंभीर स्वर में जवाब देते हुए कहा, पर्ल्स आइलैंड की जड़ी बूटियां हैं और एंटीडोट भी हमने पर्सनली तैयार किया है, तो उन्हें पूरी तरह ठीक होने में मुश्किल से 20-22 घंटा लगेगा। 8 घंटा तो बीत चुका है, 12 घंटा और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हालांकि एक बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा बड़े भाई, ड्रग का असर उनकी बॉडी और दिमाग पर बहुत गहरा हुआ था। हो सकता है कभी कभी उन्हें सेक्सुअल क्रेविंग हो और वो अपना सबकॉन्शियस माइंड खो दे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। हालांकि यह ज्यादा दिनों तक नहीं होगा, उनके विल पावर पर डिपेंड करता है ये चीज। इसे आप एक साइड इफेक्ट्स की तरह समझ सकते हो, बाकी सब कुछ ठीक है। लड़के की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश ने एक नजर फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद अपने बेडरूम की तरफ देखा, जिसके अंदर अनुष्का सो रही थी। फिर रेयांश ने दोबारा कॉफी कप उठा लिया। उसके हैंडसम चेहरे पर अब किसी भी तरह का भाव नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद रेयांश ने लड़के की तरफ देखकर कहा, प्रतीक जी, हुक्म कीजिए योर मैजेस्टी, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक पर्ल्स आइलैंड के होने वाले राजा यानी युवराज कुश का बेटा था। उम्र या चेहरे से उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाना साफ तौर पर बेवकूफी होगी। 19 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद प्रतीक ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, जो कि असल में डॉक्टरिया है, पर्ल्स आइलैंड का बेस। महज 1 साल के अंदर प्रतीक 2 स्टार डॉक्टर बन चुका था, जो कि पर्ल्स आइलैंड में बहुत बड़ी बात होती है। आम दुनिया के डॉक्टर्स से अगर फिलहाल प्रतीक की तुलना की जाए, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होगा जो प्रतीक की नॉलेज और स्किल को मात दे सके। पर्ल्स आइलैंड में 3 स्टार डॉक्टर सबसे बड़ी उपाधि थी, जिन्हें बोलचाल की भाषा में लोग मैजिकल डॉक्टर्स भी कहते हैं। माना जाता है 3 स्टार डॉक्टर्स में मुर्दों को भी जिंदा कर देने की काबिलियत होती है। प्रतीक इस मुकाम से बस एक कदम दूर था। हालांकि प्रतीक के बैच में उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं था। प्रतीक अपने बैच का बेस्ट सर्जन और केमिस्ट था। उसकी मैनेजमेंट स्किल भी काफी अच्छी थी। रेयांश ने काउच से पीठ टिकाते हुए कहा, तुम अब घर जा सकते हो। जवाब में प्रतीक ने सिर हिलाया और वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश का एक सबॉर्डिनेट हाथ में एक ब्लू फाइल लिए वहां आया। रेयांश ने फाइल लिया और उंगली के इशारे से सबॉर्डिनेट को जाने का बोलने के बाद अपने कमरे में आ गया, जहां अनुष्का उसके बिस्तर पर सुकून से रही थी।
रेयांश ने फाइल नाइट स्टैंड पर रखा और फिर लंबे समय तक अनुष्का को देखते रहने के बाद रेयांश अपना टी शर्ट उतारते हुए रूम से अटैच्ड बाथरूम में चला गया। उसे शावर लेना था। पेरिस गैलेक्सी मैंशन। दोपहर का वक्त हो चुका था। बेला जिम रूम में ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। उसके दोनों कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे, जिसके थ्रू वो स्टीवन से बात भी कर रही थी। बेला ने कहा, स्टीवन, आई एम टोटली श्योर अबाउट इट, तुम कल ही इसकी अनाउंसमेंट कर दो, शैडो स्ट्राइक 2। और जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होगी। आई विल मेक माई कम बैक विद दिस। इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जवाब में स्टीवन ने कहा, अंडरस्टूड बॉस। स्टीवन को थोड़े और इंस्ट्रक्शन देने के बाद बेला ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कल उसने चार्ली से कहा था उसे अगले दिन अपनी कंपनी टॉप पर चाहिए और आज उसकी कंपनी टॉप पर आ भी चुकी थी। अब देर थी तो उसके कम बैक की, जिसका इंतजाम भी उसने कर लिया था। बस कुछ चीजें प्रोसीड करने की देर थी। ट्रेडमिल ऑफ करते ही बेला की नजर बिन, सैम, निखिल, राइमा और चार्ली पर गई, जो कि जिम आउटफिट में अंदर आ रहे थे। बेला की आईब्राउज एकदम से आपस में जुड़ गई। बेला जब भी अपना कोई मोस्ट इंपोर्टेंट काम पूरा कर लेती थी तब वो जिम चली आती थी वर्कआउट करने के लिए किसी भी वक्त। आज भी बेला ने आधा घंटा पहले अपनी नई गन शैडो स्ट्राइक 2 का डिजाइन कंप्लीट किया था, जिसके बाद वो सीधा ऑफिस से मेंशन आ गई थी और उसके बाद जिम में आ गई थी। मगर बेला को ये समझ नहीं आ रहा था, हर वक्त उसकी इस अजीब आदत का मजाक उड़ाने वाले उसके दोस्त आज अचानक उसकी गंदी आदत को फॉलो क्यों करने लगे। बेला ने टॉवल से अपना पसीना पोंछते हुए बोला, तुम सब गए नहीं अब तक, मुझे तो लगा था तुम सब जा चुके होगे। बिन ने जवाब में कहा, बिल्कुल हम जाने ही वाले थे, मगर अचानक हमें पता चला कल किसी ने एयरपोर्ट पर बॉम्ब प्लांट करके आपको मारने की कोशिश की थी, इसीलिए हम सवाल जवाब करने के लिए रुक गए। बिन की बात सुनकर बेला ने कैजुअली कहा, वो एक फेल्ड मर्डर अटेम्प्ट था। ऐसे मर्डर अटेम्प्ट मुझ पर हमेशा होते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, पर हमें ऐसा नहीं लगता। आमतौर पर ऐसी हरकत करने वाले लोगों को आप पनिश करती हो, मगर इस बार जिस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की थी, आपने उसे ही डिनर पर इनवाइट किया है। ये कुछ नया है, आज से पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बार बोलने वाला इंसान निखिल था। बेला उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, अच्छा, ये सच कहूँ तो मुझे वह लड़का, क्या नाम है उसका, हाँ, विवान सिंघानिया, काफी इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों को पता है उसने मुझे मारने की कोशिश की, मगर जब मैं एयरपोर्ट पर आई तब वहां एक भी इंसान नहीं था। बेला की बात सुनकर सैम ने कंफ्यूजन में पूछा, हाँ, तो इसमें नया क्या है? आप जब भी कहीं जाती तो वहां एयरपोर्ट खाली ही होता है, ये आपके ही इंस्ट्रक्शंस है, इसमें नया क्या है? सैम के सवाल पर बेला ने हंसते हुए कहा, नया है सैम, बहुत कुछ नया है। बॉम्ब के बारे में तो मुझे मुंबई में ही खबर मिल चुकी थी, मगर मैं जब पेरिस एयरपोर्ट पर आई तब वहां पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली था। ब्लास्ट जहां होना था वहां कोई एयरपोर्ट स्टाफ तक नहीं था। मतलब वह विवान सिंघानिया मुझे तो मारना चाहता था, मगर किसी निर्दोष एयरपोर्ट स्टाफ को नहीं। अब तुम सभी बताओ, क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं है? इससे ज्यादा क्यूट मर्डर अटेम्प्ट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।
आपके हमारे घरों में ऐसे नल